नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़े और मौर्य वंश में मेनली मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखा आपने, मौर्य शासकों के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ मौर्यों की केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को भी हमने पढ़ा। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जा करके उन क्लासों को देखिए। तो इस प्रकार हम लोग 20 लाख ईसा पूर्व से चल करके लगभग 200 ईसा पूर्व तक का सफर तय कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल का कॉन्सेप्ट आता है और इसका टाइम पीरियड कितना है तो आप ये देखेंगे कि मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी। अब आप ईसा पूर्व से ईस्वी की ओर आए, यानी कि 500 सालों का जो काल है ये मौर्योत्तर काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आज टॉपिक क्या है आपका, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में आप ये देखेंगे कि आपके भारत में बड़ा विस्तृत मौर्य साम्राज्य टूटा और उसके स्थान पर कई छोटे छोटे राजवंश प्रकाश में आए। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे शुंग वंश को, कण्व वंश को, सातवाहन वंश को, वाकाटक वंश को, इस तरीके से बहुत सारे स्थानीय या भारत के देशी राजवंश प्रकाश में आए और इसके साथ ही साथ कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भी स्थापित राज्य प्रकाश में आए। जैसे आप क्या पढ़ेंगे, शक, कुषाण, पहलव, इन सबको आप पढ़ेंगे आक्रमणकारियों के द्वारा स्थापित राज्य। तो आइए हम अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का टाइम क्या है, मैंने बोला आपसे 200 बीसी से लेकर के 300 एडी, यानी कि 200 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो काल है आपका, ये मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है। लगभग 500 सालों का इतिहास आप इस काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख वंश, मैंने बोला ना आपसे कि मौर्योत्तर काल में जो दो प्रकार के वंश देखने को मिलते हैं, एक विदेशी आक्रमण के द्वारा स्थापित राज्य और एक भारत के मूल वंश जो है या भारत के जो राजवंश है उनके द्वारा स्थापित राज्य। तो आप देखेंगे कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख वंश में एक आपका स्थानीय वंश जो भारत के ही थे, भारत के मूल निवासी थे और भारत में ही मौर्य काल के बाद छोटे छोटे प्रांतों में बस गए। और वो कौन थे, शुंग डायनेस्टी है आपकी, कण्व है और उसके बाद सातवाहन। ठीक है, वाकाटक भी मिलती है लेकिन मेनली आप देखेंगे शुंग, कण्व और सातवाहन, ये तीन जो राजवंश हैं ये स्थानीय राजवंश के अंतर्गत आते हैं। भारत के मूल राजवंश थे, यानी कि भारत के ही लोग थे ये। और इसके अलावा विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी आक्रमण के द्वारा जो स्थापित राज्य होंगे वो यूनानी होंगे। हिंद यूनानी का आपने नाम सुना होगा। शक होंगे, पहलव होंगे, कुषाण होंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप इनको याद रखिएगा, इनका कम से कम एक क्रम तो याद रखिएगा। शुंग, कण्व, सातवाहन जो आपके स्थानीय वंश हैं और विदेशी आक्रमण से स्थापित जो राजवंश हैं उसमें यूनानी आए, फिर शक आए, पहलव आए और फिर कुषाण आए। ठीक है, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र में स्थापित राज्य। तो आप ये देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य टूटा, वो मगध का मौर्य साम्राज्य टूटा, तो आप ये देखेंगे कि पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र वाले इलाके में कुछ राजवंशों का उदय हुआ। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के इलाके में सातवाहन वंश आपके महाराष्ट्र के इलाके में उदित होंगे, जबकि आपका जो शुंग वंश है, जो आपका कण्व वंश है, ये आपके पाटलिपुत्र वाले इलाके में विकसित होगा। जैसे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, छोटे से मैप में आप। ठीक है, तो ये जो आपका पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र, तो यहाँ पर जो आपका वंश बसेगा मौर्योत्तर काल में, ये पहला वंश कौन सा होगा, शुंग। यस लिख सकते हैं, शुंग वंश प्लस आपका कण्व वंश भी यहाँ पर स्थापित होगा। जबकि आप देखेंगे आपका जो महाराष्ट्र का इलाका है, ये यहाँ पर आपके सातवाहन वंश प्रकाश में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र में आपके कौन कौन से वंश आएंगे, तो शुंग डायनेस्टी आएगी और कण्व डायनेस्टी आएगी। उसके अलावा सातवाहन डायनेस्टी जो आएगी वो महाराष्ट्र वाले इलाके में। तो मौर्योत्तर काल के बाद जब विघटनकारी शक्तियां प्रबल हुई तो आप देखेंगे कि भारत के कुछ स्थानीय राजवंश कुछ महाराष्ट्र वाले इलाके में और कुछ
पाटलिपुत्र वाले इलाके में विकसित हुए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा पाटलिपुत्र में आपका कौन सा, शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, और सातवाहन डायनेस्टी कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र वाले इलाके में। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ राजवंश हैं, इनके शासक किन लोगों ने इन राजवंशों को की स्थापना की, ये आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये राजवंश जो आपके हैं, ये आप देखिएगा, पहला आपका राजवंश कौन सा है, शुंग वंश। शुंग वंश है, और शुंग वंश जो है उसके संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग। देखिए पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, या आपको इन चारों डायनेस्टी का नाम दे दिया जाएगा, इनके संस्थापकों का नाम दे दिया जाएगा, और आपको मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो आप देखेंगे कण्व डायनेस्टी का जो संस्थापक है वासुदेव है, और सातवाहन वंश का आप देखेंगे सिमुख है, और वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। तो फिर से एक बार आप याद करिएगा, शुंग डायनेस्टी का स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। कण्व डायनेस्टी का स्थापना किसने किया, वासुदेव ने किया। सातवाहन डायनेस्टी का स्थापना किसने की, तो आप देखेंगे सिमुख ने की। और वाकाटक वंश की स्थापना किसने की, तो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की। तो ये चार वंश मुख्यतः आप पढ़ेंगे स्थानीय वंश के चैप्टर में। तो आइए आज हम अपने पहले वंश शुंग वंश को पढ़ते हैं, और शुंग वंश के जो प्रमुख शासक हैं और इनके काल में जो प्रमुख कार्य है और जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश का टाइम क्या है, मैंने बोला कि आपसे क्या बोला कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल चलता है। तो आपकी जो शुंग डायनेस्टी का जो टाइम है वो 185 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व, या 185 बीसी से लेकर के 75 बीसी आपके शुंग डायनेस्टी का शासन काल है। इतने समय में शुंग डायनेस्टी के बहुत सारे शासकों ने भारत के पाटलिपुत्र, या आप कह सकते हैं कि पूर्वी और मध्य भारत वाले क्षेत्र पर राज्य किया। ओके, अपना साम्राज्य कायम किया। और आप देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी की नींव कौन रखता है, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, पुष्यमित्र शुंग। कैसे रखते हैं आप देखिएगा, पहली चीज, जो आपके शुंग लोग थे ये मूलतः उज्जैन के ब्राह्मण जाति से थे। आपने कल पढ़ा था उज्जैन, आपने अवंती पढ़ा था, याद है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी, और वहीं पर उज्जैन शहर आपको बसा हुआ था, और वहीं के ब्राह्मण थे ये लोग, ऐसा आपके बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद भी इतिहासकारों में मतभेद है कि शुंग वंश के लोग कौन थे, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य मत है वो ब्राह्मण जाति से संबंधित बताता है। किसको, शुंग वंश के शासकों को ब्राह्मण जाति से संबंधित बताता है। कौन, आप देखेंगे कुछ विद्वान, उज्जैन के ब्राह्मण जाति। ठीक है, आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक आप देखेंगे बृहद्रथ। देखिए आपको याद होगा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आपको बताया गया था बृहद्रथ बताया गया था। तो पुष्यमित्र शुंग इसके मंत्री थे बृहद्रथ के। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके भारत में शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश की नींव रखी। तो आप देखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने या पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली, शुंग डायनेस्टी की नींव डाली। किसकी हत्या कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। किसने डाली, तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया, और भारत में मौर्योत्तर काल का प्रारंभ हुआ, और पहले वंश के रूप में शुंग वंश को स्थापित किया। ठीक है, और ये शुंग वंश ये लोग किस जाति से संबंधित थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। कहाँ के, उज्जैन के ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। तो आप आगे बढ़ेंगे, शासकों का क्रम। तो आप देखेंगे शुंग शासकों का क्रम क्या था। भाई आपसे क्वेश्चन कभी कभी शासकों का क्रम पूछ लेता है, और कभी कभी नहीं। आजकल तो ये प्रचलन में है कि कुछ शासक दे देगा, इनको क्रम से लगाने के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे शुंग शासकों का क्रम जो है, सबसे ऊपर आपके पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग है सबसे ऊपर आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे अग्निमित्र है। कौन है, अग्निमित्र। फिर कौन है आपके, तो आप फिर देखेंगे वसु ज्येष्ठ हैं आपके, फिर आपके वसुमित्र हैं, फिर भागभद्र हैं, फिर देवभूति। मतलब आप देखेंगे कि भागभद्र और देवभूति के बीच में कुछ
महत्वपूर्ण शासक नहीं है, कुछ कमजोर शासक है, तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे शुरुआत के जो 4 शासक हैं ये तो क्रम से हैं, उसके बाद जो आपके शासक है वो इंपॉर्टेंट शासकों को ही यहाँ पे रखा गया है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो आप देखेंगे कि शुंग शासकों का क्रम, फिर से एक बार बोलिएगा मेरे साथ में, पुष्यमित्र शुंग पहला शासक, दूसरा शासक बोलिएगा अग्निमित्र, तीसरा वसुज्येष्ठ, चौथा वसुमित्र, पांचवा भागभद्र, फिर अंतिम शासक देवभूति। कौन है अंतिम शासक? इसको आप कह सकते हैं अंतिम शासक। तो अंतिम शासक के रूप में कौन है? देवभूति। और आप देखेंगे कि देवभूति का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, देखिएगा मौर्योत्तर काल के क्वेश्चनों में, तो देवभूति का नाम याद रखिएगा अंतिम शासक के रूप में। तो आइए हम पहले शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। आपसे एक कांसेप्ट छूट रहा है अभी आपका कि राजधानी। तो मैंने क्या बोला कि ये लोग कहां पर स्थापित हुए थे? पाटलिपुत्र वाले इलाके में, लेकिन इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। इनकी राजधानी विदिशा थी। आप देखेंगे कि आपका, जैसे आप देखिए ये आपका मैप है, तो यहां पर ये लोग विकसित हैं। कौन? आपके शुंग लोग। कौन? शुंग लोग यहां पर विकसित हैं, और राजधानी विदिशा यहां पर है। ये क्या है? विदिशा। तो राजधानी क्या है इनकी? विदिशा है। और ये लोग स्थापित कहां है? पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में। और आप देखेंगे लगभग पाटलिपुत्र से लेकर के इधर आप देखेंगे लगभग आपका जो पंजाब वाला इलाका है और मध्य प्रदेश का कुछ भाग लेकर के इतना बड़ा साम्राज्य ये लोग बनाते हैं, शुंग वंश के जो शासक होते हैं, ठीक है। तो शुंग वंश कहां पर स्थापित है? पाटलिपुत्र वाले इलाके में। और इनकी राजधानी क्या है? विदिशा है। ओके, तो राजधानी विदिशा, पुष्यमित्र शुंग। तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला कार्य आप क्या देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञों का संचालन किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता है? पुष्यमित्र शुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इनके पुरोहित कौन होते हैं? तो पतंजलि। ये याद रखिए, पुरोहित भी पूछता है, तो पुरोहित पतंजलि होते हैं। और अश्वमेध यज्ञ कौन करा रहा है? पुष्यमित्र शुंग जी करा रहे हैं। कितने अश्वमेध यज्ञ कराते हैं? आपसे क्वेश्चन बोलेगा 2, 3, 4, 5, तो आप बोलेंगे 2 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। और पुरोहित कौन है इस अश्वमेध यज्ञ के? तो आप देखेंगे पतंजलि। पतंजलि, ओके, देखिए लिखा हुआ पतंजलि। तो आप आगे बढ़ेंगे, हिंद यूनानी शासकों को हराया। आप देखेंगे कि इसी समय आपके भारत में इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों का भी क्या होता है? आक्रमण या आगमन भारत पर होता है। और भारत में हिंद यूनानी शासकों को भी पराजित करने का श्रेय आपके पुष्यमित्र शुंग को जाता है। कुछ पुस्तकों में ये शासक मिलता है मिनांडर, और कुछ सात पुस्तकों में आप देखेंगे डेमेट्रियस। ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। जैसे आप देखेंगे कुछ पुस्तकों में मिनांडर मिलता है देखने को, कुछ में डेमेट्रियस मिलता है। तो आपके एग्जाम में जो आए शासक, यदि एक आएगा तो दोनों में से एक ही आएगा, और यदि दोनों आता है तो दोनों का ऑप्शन आप में दिया जाएगा। तो मिनांडर कुछ पुस्तकों में मिलता है, कुछ में डेमेट्रियस। तो आप देखेंगे कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर या डेमेट्रियस को कौन हराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया। यह भी इसका एक बेहतरीन कार्य था। ओके, आप आगे बढ़ेंगे तो आप अगला, वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान करता माना जाता है इसे। अब ये क्या हुआ? तो आप ये देखेंगे वैदिक धर्म और संस्कृति का एक बार पतन होना शुरू हो गया था। कब? जब बौद्ध काल और जैन काल भारत में आ चुका था उस समय। तो अगले लगभग जाए देखेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का जो काल था, मौर्य काल तक का जो काल था, उस काल तक आप देखेंगे ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म कहीं न कहीं पतन की ओर जा रहा था। लेकिन फिर से 200 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की नींव डाली और भारत में वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान फिर से एक बार, पुनर्जागरण फिर से एक बार कर दिया। तो कौन किया? तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया। आपको समझ में आ गया होगा, बौद्ध काल और जैन काल के बाद जो वैदिक धर्म में गिरावट आई थी, जो इसकी अवनति हुई थी, इसको फिर से उसी शिखर पर ले जाने का कार्य कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को समाप्त करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो आप देखेंगे कि आपके पुष्यमित्र शुंग को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 84,000 स्तूपों को बताइए कितनी बड़ी संख्या में स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था बौद्ध धर्म के लिए।
और इसी 84 लाख स्तूपों को किसने तोड़वाया? तो आप देखेंगे आपके पुष्यमित्र शुंग ने इसको तोड़वा दिया, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। ठीक है, और उसके बाद आपका एक भरहुत स्तूप है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसके पीछे में भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। भरहुत स्तूप कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक के काल में बना और कुछ लोग बोलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के काल में बना, लेकिन मेनली आपको जो पुस्तकों में मिलता है उसमें मिलता है कि अशोक के काल में ही भरहुत का स्तूप बना, जबकि उसमें कुछ मेंटेनिंग का कार्य इसके काल में देखने को मिलता है, रेलिंग वगैरह लगवाई जाती है इसके काल में उस स्तूप में, ऐसा कार्य देखने को मिलता है। लेकिन आपकी कुछ पुस्तकें बताती है कि भरहुत का स्तूप भी इसने बनवाया था, लेकिन जो सही नहीं है। तो आपने देखा 4 कार्य, पहला 2 अश्वमेध यज्ञ का संचालन, पुरोहित कौन है? पतंजलि। दूसरा, हिंद यूनानी शासकों में डेमेट्रियस या मिनांडर को इसने हराया। ठीक है, उसके बाद वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करता इसे बोला गया। इसके साथ ही साथ अशोक द्वारा निर्मित 84,84,000 बौद्ध स्तूपों को भी इसने समाप्त करवाया। इतना इसके काल में इतने प्रमुख कार्य देखने को मिलते हैं। मित्रों, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें रही। अगला जो शासक है अग्निमित्र। अगला शासक अग्निमित्र है। अग्निमित्र के बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का नाटक आपने पढ़ा होगा, आपने इंटर तक के क्लास में पढ़ा होगा, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का एक नाटक है। इसके नायक के रूप में अग्निमित्र को रखा गया है। इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में नायक के रूप में किसको रखा गया है? इसी अग्निमित्र को। तो अग्निमित्र और मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन इस नाटक में मेनली आपको देखने को मिलता है। तो अग्निमित्र का एक वर्णन है इसमें कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक के रूप में। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। और आप आगे बढ़ेंगे, भागभद्र अगला शासक। देखिए, आपने इनको चर्चा किया, फिर अग्निमित्र को चर्चा किया, फिर आप भागभद्र को चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। तो भागभद्र के काल में आप देखेंगे एंटियालकिड्स। भागभद्र के काल में देखेंगे एंटियालकिड्स के शासक एक यूनानी शासक थे ये। तो एंटियालकिड के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ बनवाया। समझ में नहीं आया होगा? समझ में आएगा। देखिए, एंटियालकिड्स जो एक यूनानी शासक होते हैं, वो अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजते हैं। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में भेजते हैं। किसको? हेलियोडोरस को। और हेलियोडोरस एक कार्य करते हैं उस समय विदिशा में, जो आपको विदिशा दिखाया गया था अभी राजधानी के रूप में, विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ बनवाने का श्रेय किसको है? हेलियोडोरस को है। किसको है? हेलियोडोरस को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस शासक के काल में हुआ है ये काम? तो आप देखेंगे भागभद्र के काल में एंटियालकिड्स जो कि यूनानी शासक थे, उनका एक राजदूत हेलियोडोरस किसके? भागभद्र के दरबार में आता है और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव के सम्मान में आप देखें गरुण स्तंभ को निर्माण करवाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गरुण स्तंभ किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में। किसका राजदूत था? तो आप कहेंगे एंटियालकिड्स यूनानी शासक का राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। तो भागभद्र के काल में एक इंपॉर्टेंट कार्य आप देखेंगे वासुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ का निर्माण। आप आगे बढ़ेंगे, अंतिम शासक में देवभूति को देखेंगे। ठीक है, बीच के जो आपके शासक कुछ हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं चुन करके यहाँ पर ला रहा हूं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम नष्ट ना हो। ठीक है, तो आप देखेंगे अंतिम शासक के रूप में देवभूति स्थापित है। ये देखिए लिखा हुआ है अंतिम शासक किस वंश के? पुष्यमित्र शुंग के, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हैं। और देवभूति के काल में क्या हो रहा है? तो देखेंगे देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव, ये देखिए वासुदेव ने करके 75 ईसा पूर्व में आप देखेंगे कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश की नींव रखी। ये देखिए वासुदेव, यही वासुदेव हैं जो आप देखेंगे कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर देते हैं। और हत्या करके आप देखेंगे कण्व डायनेस्टी की नींव रखते हैं। कौन? तो वासुदेव। किस सन में? तो लगभग 75 बीसी में या 75 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार 75 ईसा पूर्व में आपका शुंग डायनेस्टी समाप्त हो गई। देखिए 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शुंग डायनेस्टी चली और 75 ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि आपकी शुंग डायनेस्टी समाप्त हो गई और आपके भारत में एक बेहतरीन डायनेस्टी कण्व डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा?
सुंग डायनेस्टी। अब कुछ अन्य तथ्य सुंग डायनेस्टी के बारे में है जो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला आप तथ्य देखेंगे, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। यानी कि आपने देखा था कि जब आपके वैदिक धर्म की समाप्ति हुई थी, यानी कि आपका वैदिक काल समाप्त हुआ था, वैदिक काल का टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक बीच में बौद्ध काल और जैन काल चला। एक बार फिर से भारत में लोक भाषाओं का प्रचलन हुआ, पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रचलन हुआ और संस्कृत का स्थान नीचे गिरता चला गया। और जैसे ही आपके ब्राह्मण वंशीय शुंग वंश के शासक आए, फिर से एक बार आपके संस्कृत का वही स्थान प्राप्त हो गया जो कि प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में प्राप्त था। तो आप क्या देखेंगे, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, फिर से संस्कृत अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई जो कि वैदिक काल में स्थापित थी। और दूसरा कारण क्या है, मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में। जो आप मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो मनुस्मृति की पहली जो वर्तमान स्वरूप है आज का, वो इसी काल में संकलित की गई। मनुस्मृति इसी काल में, यानी कब काल में, शुंग वंश के काल में ही मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप का संकलन किया गया। और इसका एक अंग्रेजी अनुवाद है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग यदि पढ़े होंगे, पेपर दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी अनुवाद एनबी हेल हेक ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया। एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, देख लीजिएगा, ये एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो एनबी हेक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। किसका, मनुस्मृति का। मनुस्मृति का वर्तमान संकलन इसी काल में हुआ, यानी शुंग काल में। और आप देखेंगे अंग्रेजी अनुवाद एनबी हेक ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया। तो ये आप याद रखिएगा, मनुस्मृति मतलब एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, अंग्रेजी अनुवाद, यही पूछा जाता है। लेखक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आप एक कोड ऑफ जेंटू लॉ याद करेंगे, अंग्रेजी अनुवाद। तो मित्रों, इस प्रकार आप देखेंगे कि आज आपकी मरणोत्तर काल की पहली डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी समाप्त हुई। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे शुंग डायनेस्टी से संबंधित, वो आपके साथ मैंने शेयर किया और आपको क्लासें अच्छी लगी होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आप क्लास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसका आप आंसर भी दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों।